बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड वालेकुम लर्निंग। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम जैसा कि अस्सलाम। हमने पिछली क्लास में एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था और इसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग के डेफिनेशन को भी थोड़ा सा हमने टच किया था। तो टीचिंग लर्निंग जो है ये एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? अच्छा, मैं जो सबके जो माइक है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो आखिर के 10 मिनट में मैं सबके माइक ऑन कर दूँगा। अच्छा जनाब, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो टू वे प्रोसेस है इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, किसी भी जो एजुकेशन का प्रोसेस है जिसमें दो लोग शामिल हों, एक स्टूडेंट और दूसरा टीचर। जब ये दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, राब्ता होता है, उस राब्ते को हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, तो इन जो प्रोसेस जो है टीचिंग लर्निंग का, इसको मज़ीद आगे जाके हम इनके रूल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, कंडीशंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? टू वे प्रोसेस है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट क्या है? टीचर क्या है? जो टीचिंग का जो शोबा है, टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है। ठीक है, एक हुनर है। जिस तरह के मैंने पिछले क्लास में कहा था कि टीचिंग जो है वो हर फर्द नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसके अलावा डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट, वो टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, और टीचिंग के लिए एक चीज़, ये बात आप ज़हन में रखें कि टीचिंग के, जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रोफेशन है, ठीक है, एक पेशा है, एक हुनर है कि जिसको अंजाम देने के लिए, ठीक है, टीचर को चाहिए कि वो उन तमाम स्किल्स को हासिल करें और उन तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर उसको फॉलो करें कि जिसकी वजह से एक इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या हो, अमल में आए। अच्छा, लर्निंग जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टूडेंट काम क्या है? स्टूडेंट जो है वो लर्निंग को क्या करता है? हासिल करता है। ठीक है, लर्निंग अचीव करता है। अच्छा, ये मैंने कहा कि दोनों क्या है? प्रोसेस है, टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि टीचर जो है सिर्फ टीचिंग कर रहा हो, बल्कि वो टीचिंग के दौरान लर्न भी कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस मतलब कि जिसमें हर फर्द अपने हर अमल में, हर काम में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। मिसाल के तौर टीचर है, वो जब पढ़ा रहा होता है वो चीज़ उसको लर्न भी कर रहा होता है साथ में।
ठीक है, इन्वायरमेंट को लर्न कर रहा होता है, स्टूडेंट को लर्न कर रहा होता है, जो पढ़ा रहा होता है उनको उस चीज़ को उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो टीचर जो है एक वक्त में दो काम अंजाम दे रहा होता है, एक तो पढ़ा भी रहा हो, टीचिंग भी कर रहा होता है, दूसरा जो काम है वो क्या है, उसकी लर्निंग भी हो रही होती है। और जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या है, एक वक्त में क्या है, वो अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है, उसको क्या डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तो आगे अभी हम इसको जब पढ़ें जरा, टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच द टीचर, द लर्नर, द करिकुलम and other variables are organized in a systematic manner in order to attain the preset goals. अच्छा, एक मिसाल के तौर पे आपको एक वजाहत होगी कि हम कोई काम करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, हम कोई गोल रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये चीज़ हासिल होगी। इसी तरह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में हम करते हैं कि जिसके, ठीक है, जिसके बैक पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्रीसेट गोल होता है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर होता है, लर्नर मतलब स्टूडेंट, और तीसरा जो है वो क्या है, थर्ड जो है वो करिकुलम। करिकुलम मतलब वो कंटेंट, करिकुलम वो सिलेबस, वो कंटेंट जो टीचर डिलीवर करता है क्लासरूम के अंदर। फिर ये तीन चीज़, चौथी चीज़ जो वेरिएबल है वो क्या है, टीचिंग मेथड है, जो इन तमाम चीज़ों को, ट्राइंगल को, ये तीन ट्राइंगल है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ये ट्राइंगल जो कंटेंट, ये जो ट्राइंगल है, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट यानी करिकुलम, इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, जो सर्कुलेट करता है वो क्या है, टीचिंग मेथड है। ठीक है, टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड के जरिए टीचर अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। ठीक है, और स्टूडेंट उस कंटेंट को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर उर्दू के चैप्टर ले लें आप, हमारा वतन। ठीक है, हमारा प्यारा वतन, मिसाल दे रहा हूँ। जब भी टीचर इस चैप्टर को अपने क्लासरूम में डिलीवर करेगा, तो इसके लिए वो एक अपने टीचिंग मेथड को, एक टीचिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करेगा। ठीक, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, एक्टिविटी मेथड हो, डिस्कशन मेथड हो, डेमोस्ट्रेशन मेथड हो, कोई भी एक मेथड को यूज़ करेगा। ठीक है, अब जो ये हमारा वतन जो एक चैप्टर है, उसको डिलीवर करने के लिए उसने एक जो मेथड उसको यूज़ किया, करने के बाद तो टीचिंग प्रोसेस में आने से पहले उसने एक गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा कि जिसमें ये जो चैप्टर है हमारा वतन, वो डिलीवर करने के बाद स्टूडेंट को ये लर्निंग होगी। मिसाल के तौर पर वो अपने वतन के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। ठीक है, वो मुहिब वतन बन सकेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या एक ऑब्जेक्टिव है, मिसाल दी। ठीक है, तो मैं टीचर को ये नहीं होता कि अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊँ, ठीक है, ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे एक मकसद है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या हो, उन्हें, स्टूडेंट को अपने वतन के बारे में मालूमात, आगाही मिल सके। जिस तरह आपको ये मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई मकसद प्रीसेट गोल है। वो क्या है कि आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, टीचर एजुकेशन शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका एक कोर्स है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोर्स का हिस्सा है कि जिसकी वजह से आप अगर आगे टीचिंग शोबे का अख्तियार करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टीचिंग किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ये मकसद हमारा बताने का। तो ये टीचिंग एज इंटरनेशनल एक्टिविटी, टीचिंग इज अंडरटेकिंग certain activities the intention of which is to induce learning। इंटरनेशनल एक्टिविटी, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी है कि 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 ये इस बात पे जोर देती है कि स्टूडेंट क्या हो, सीखें, स्टूडेंट लर्न करें। ठीक है, इंड्यूस लर्निंग मतलब स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर क्या करती है, जोर देती है टीचिंग। ओके, नेक्स्ट, अ टीचर teaches with an
anticipation that certain activities will result in learning but not guarantee it. अच्छा, देखें टीचर जो है वो टीचर काम है पढ़ाना, ठीक है। टीचर काम क्या है? स्टूडेंट को कंटेंट डिलीवर करना मेथड के तहत, और स्टूडेंट काम क्या है? उस कंटेंट को क्या करना? अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, उस पर अमल करना, ये है स्टूडेंट काम। अच्छा, जो टीचर है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि टीचिंग जो टीचर क्लासरूम में अपने कंटेंट को डिलीवर करें और तमाम स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करें, ये भी लाजमी नहीं है, ठीक है। एक टीचिंग इन्वायरमेंट में क्लासरूम के अंदर अगर 30 स्टूडेंट हैं, उन 30 स्टूडेंट में से अगर 20 स्टूडेंट ने भी टीचर की बात को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, मतलब ये है कि टीचर ने कुछ हद तक अपने जिम्मेदारी को अदा कर लिया है, उसके टीचिंग गोल्स वो हासिल हो चुके हैं, ठीक है, 80%। क्यों? इसलिए कि आज के दौर में जो टीचर है वो क्या है? एज ए फैसिलिटेटर है, ठीक है। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, गाइडर है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, ठीक है। वो कोशिश करता है, टीचर क्या है? अपने कंटेंट के ज़रिए स्टूडेंट को क्या करता है? एक राह दिखाता है, ठीक है, एक रास्ता दिखाता है, आपने इस रास्ते पे चलना है, आपने इस लाइन में चलना है, ठीक। बाकी जो काम है वो स्टूडेंट का है, लर्नर का है, वो किस हद तक इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर एक्टिव है क्लासरूम में फुल इंगेज क्लासरूम में इन्वॉल्वमेंट के साथ है, तो स्टूडेंट क्या उस चीज़ को बहुत जल्दी अडोप्ट करेंगे, बहुत जल्दी उस चीज़ पे अमल करेंगे। अब इसमें जो बात आती है वो टीचिंग क्लासरूम के एनवायरनमेंट की बात आती है। अगर क्लासरूम के एनवायरनमेंट क्या हो? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या हो? एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, कि जिसमें टीचर भी बआसानी अपने कंटेंट को डिलीवर करे और स्टूडेंट भी उसको लर्निंग करे, जो स्टूडेंट जो है वो अपने लर्निंग को, ठीक है, डेवलप कर सके। तो पीसफुल इन्वायरमेंट के तहत ये प्रोसेस क्या होगा? अपने अमल में आएगा। अच्छा, तो द रिजल्ट ऑफ लर्निंग है एज ए टीचर, अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा हो तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने टीचिंग को प्रिपेयर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर प्राइमरी क्लास है, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें एक्टिविटी मेथड के तहत या डेमोस्ट्रेशन मेथड के तहत क्या करेगा टीचर? अपने कंटेंट को डिलीवर करेगा, ताकि स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि वो उसी हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सके स्टूडेंट्स। तो ये टीचिंग के हवाले से डिस्कशन थी। नेक्स्ट ये है कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज़ दैट एक्सपीरियंस हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। वही बात आ गई जो हमने ऊपर की है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ, ठीक है, स्टूडेंट टीचर की जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी काउंट होता है एक इफ़ेक्टिव स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, असरअंदाज। लेकिन टीचर जो है ना, उसके पास अगर जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो उस कंटेंट के मुताबिक उसके पास नॉलेज हो, यानी सो हम कहेंगे अपने लैंग्वेज में, एजुकेशन के लैंग्वेज में, मास्टरी और सब्जेक्ट। अगर मास्टरी और सब्जेक्ट हो टीचर, ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि मेथड जो यूज़ कर रहा है, जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है क्लासरूम के अंदर, वो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से हो, ठीक है, उस कंटेंट के हिसाब से।
और जो इन्वायरमेंट है आपका क्लासरूम का, ठीक है, वो पीसफुल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट हो। और नंबर 4 ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम के अंदर, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लर्नर, वो क्या हो, क्लासरूम के अंदर इंगेज हो, ठीक है, फुल इन्वायरमेंट ऐसा हो के फुल इन्वॉल्वमेंट हो स्टूडेंट्स की। इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो, स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर एक्टिव हो और टीचर के साथ हिस्सा ले रहे हो पढ़ाई के अंदर, ठीक है, टीचिंग जो मेथड के अंदर स्टूडेंट के भी रोल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर बोलता जाए और स्टूडेंट सिर्फ उसको सुनता जाए। ऐसा अगर हो तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव टीचिंग, विलियम एच बर्टन 1958 states the following steps towards effective teaching. विलियम एच बर्टन 1958 इन्होंने टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग के कुछ स्टेप्स बताएं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू लर्निंग। ये जुमला है बहुत इम्पोर्टेंट, इनकी स्टेटमेंट है कि टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग के रिलेटेड हो टीचिंग, यानी लर्नर जो है, लर्नर से मुराद ये है कि स्टूडेंट उनके लेवल के हिसाब से टीचिंग, ओके। अगर लर्नर के इन्वायरमेंट के, लर्नर के एज एज फैक्टर भी इसमें, अगर लर्नर मिसाल के तौर पर प्राइमरी क्लास में है या एलिमेंट्री क्लास में, तो उसके हिसाब से वो टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे। अगर लर्नर के हिसाब से हमने उनके माइंड के हिसाब से, लर्नर के स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से अगर हमने अपने टीचिंग मेथड को यूज़ नहीं किया, तो हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा हमने ये बात नोट रखनी है कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो ये देखना है कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस लेवल के हैं, ठीक है, हमने उस लेवल पर आके उन्हें समझाना है। एप्रोप्रिएट टीचिंग कंडीशन शुड बी जनरेटेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ये इफेक्टिव लर्निंग के लिए एप्रोप्रिएट टीचिंग कंडीशंस मतलब ये है कि एक मौसर, ठीक है, एक बेस्ट जो टीचिंग कंडीशन है जिसमें तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने बताए वो फुलफिल हो रहे, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, कंटेंट भी आप जो जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उस पर कमांड भी हो आपके ऊपर, और स्टूडेंट इंगेज भी हो रहे हो क्लासरूम के अंदर, तो क्या होगा, एक बेस्ट टीचिंग और इफेक्टिव टीचिंग आपको क्लासरूम में नजर आएगी। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ मैनर एज टू अचीव द गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे जो अहम चीज़ है ना वो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग, उसमें आपको बताया जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स की कितनी अहमियत है। लर्निंग आउटकम्स क्या है, जिस तरह आपने आपके पास ये सिलेबस मौजूद है आपके इसका जनरल मेथड टीचिंग का, उस सिलेबस में उस कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपका आपने देखा होगा लर्निंग आउटकम्स लिखा होगा। अब ये देखना, अभी क्लासरूम के बाद, क्लास के बाद अपना जो कोर्स आउटलाइन है उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत जो टीचर है, ठीक है, इसी के तहत अपने लेसन को प्रिपेयर करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्टिव जो कोर्स आउटलाइन किए उसको अचीव करना है। उसके लिए वो स्ट्रेटजीज, वो मेथड हम यूज़ करेंगे जो सूटेबल हो। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग
इन ऑर्डर टू टेक द प्रोसेस सक्सेसफुल। ठीक है, वो अगर टीचर ने अंडरस्टैंड कर दिया रिलेशनशिप टीचिंग और लर्निंग के, तो क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल प्रोसेस कहलाएगी। अपने माइक ओपन कर रहा हूँ, किसी को सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकता है हमारे अच्छा, पास। इसको थोड़ा सर जी थोड़ा इसको वाजे कर दें, टीचिंग और लर्निंग के दरमियान रिलेशनशिप जो है इसको थोड़ा सा वाजे कर दें। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग और लर्निंग के दरमियान जो रिलेशनशिप होनी चाहिए ना, उसको थोड़ा वाजे कर दें। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। रही है सर? हेलो सर, आ रही है आवाज़? अब आ रही है हल्की हल्की। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग और लर्निंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, इसे थोड़ा वाज़ह कर दें। क्या वाजे करना है इसमें, अभी बताया तो सारा मैंने। अच्छा चलें, ठीक है। आप कब आए हैं क्लासरूम में? मैं तो लेट इंटर हुआ क्लास में, इसलिए। आप शायद लेट आए इसलिए। जी जी। देखिए रिलेशनशिप जो है वो ये है कि इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है हमारी, कि रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, बोलते हैं कि एक टीचर को जब क्लासरूम में बैठाएं वो इस बात का ध्यान रखें टीचर, ठीक है, कि उसने क्लासरूम के अंदर किस मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, कि उसे ये मालूम होना चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट का लेवल जो है वो किस क्लासरूम को पढ़ा रहा है, उनका लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से वो अपने टीचिंग मेथड को यूज़ करें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो कंटेंट है, ठीक है, जो कंटेंट की मालूमात इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो टीचर को होना लाजमी है। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तो स्टूडेंट और टीचिंग जो स्टूडेंट और टीचर के जो दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो राब्ता है, वो क्या, वो मजबूत होगा। जी ठीक है, जी। अच्छा सर, जवाब मुकम्मल हुआ है? जी, और कुछ सवाल है? हाँ, मेरा ये सवाल था कि ये बात तो यहाँ तक समझ आती है कि अगर हर कोई जो है एक ही मेंटेलिटी का हो, ठीक है, लेकिन अगर हम जी, अब ग्रुप में एक टीचिंग मिनट, कर रहे आप हैं। ये जी हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जी जी। हेडफोन निकाल के बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा जी। अच्छा, आवाज़ आ रही है? अब ठीक से अब आ रही सही है? आ रही है, अब सही आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम किसी फ़र्द को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके मेंटालिटी के हिसाब से जो है उसको मैनेज कर लेंगे, रिलेशन ठीक रखेंगे। लेकिन एक ही क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ज़हनी सतह अलग होती है और सलाहियतें अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसको जो जवाब दे तो आपको, लेकिन ये आगे आपको आएगा। ठीक है, ये आगे का अच्छा सवाल है। सर। जी इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यस। जी। इसे उर्दू ठीक में है सर। कहते हैं कि स्टूडेंट के जो इनफरादी इख्तलाफात हैं, ठीक है, कि जी जी। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे क्लासरूम के अंदर, उनके इंटरेस्ट अलग होगा, उनका जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यस। और इसके अलावा उनके जो इमोशंस है वो डिफरेंट होंगे, जी। और इसके अलावा उनके जो थिंकिंग लेवल है वो डिफरेंट होगा। ये तमाम चीज़ें क्या है, स्टूडेंट के इंडिविजुअल जी। डिफरेंसेस स्टूडेंट टीचर को क्या करना है, मैनेज करना है। ये अच्छा सर, एक टीचर और सवाल। टीचर को देखना है क्लासरूम के अंदर कि
कि किसी स्टूडेंट की आई साइट तो वीक नहीं है, ठीक है, या कि कोई स्टूडेंट अगर मेंटली जो सतह है उसकी वो वीक है, उस चीज़ को स्टूडेंट टीचर को क्लासरूम में ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये है कि एज ए टीचर मुझे मालूम होना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं वो उस क्लासरूम के लेवल के हिसाब से है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है उस टीचर को क्लासरूम के अंदर ध्यान रखनी है। ये चीज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आती है कि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक इफ़ेक्टिव टीचर जो होता है वो क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के मदद से हमें मालूम होगी कि हमारे जो क्लासरूम है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो उसमें तमाम स्टूडेंट की ज़ाहिर सी बात डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, सोचने तरीके अलग है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए आपने क्या करना है, अपने कंटेंट को डिलीवर करना है और उसी हिसाब से आपने अपने टीचिंग मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। उन डिफरेंसेस को देखते हुए अगर आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेल डन। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप उसी कंडीशन में आपने क्या करना है, उसको इंगेज रखना है कि आपको जब आप मिसाल आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपने मैथ्स ऐसे पढ़ाना है कि जो स्टूडेंट उन तमाम स्टूडेंट को समझ भी आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो कि जो स्लो लर्नर है, अब जाहिर हर क्लास के अंदर कोई ना कोई होता है इस तरह, एक स्लो लर्नर होता है। स्लो लर्नर से मुराद ये है कि जिनके जो मेंटल लेवल है, ठीक है, वो थोड़ा सा लो, समझने की सलाहियत कम हो उनके अंदर, वो उसकी कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, वजह कोई भी हो सकती है उसकी। जी जी। तो उस वजह को हमें क्या करना है, डायग्नोज करना है कि क्या वजह है। ये वजह भी हो सकती है कि वो उसका जो क्लासरूम से हटकर जो एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी इफेक्ट आ सकता है, और क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट आ सकता है। तो ये तमाम क्या है, कंडीशन को हमने देखना होगा ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। आपको जवाब मिल गया? जी सर। समझ आया? जी। हेलो, जी सर। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा गुलजार नाम है सर। गुलजार, क्लियर हो आपको? जी जी, कुछ हद तक। ये सवाल आगे इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी जी जी इंशाल्लाह। क्लास आपकी, ठीक है। जी जी। देखिए इसमें आप कुछ टर्म्स है ना, ठीक है, जी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होंगी, क्योंकि अभी जी आप आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है और आपकी दूसरी तीसरी क्लास चल रही है, तो एजुकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इस्तिलाहात हैं, जी। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होंगी, वो समझ आ जाएगी। अच्छा सर, एक और सवाल, ये आइडियल टीचिंग के बारे में है या फिर ये प्रैक्टिकली भी है हमारे मुआशरे के लिए? क्योंकि अगर हम अपने टीचिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से देखते हैं तो मुख्तलिफ सवाल जहन में उभर सकते हैं, जबकि हम आइडियल टीचिंग के हवाले से देखें तो वो सवाल जो है दब सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हेलो। जी जी बोले। कहने का मतलब ये था कि अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम, एक मिनट सर, एक मिनट। देखा, अभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अगर देखेंगे, देखिए इसमें ज़्यादा खामियां होती हैं हर चीज़ में। तो हमने अभी जो फ़िलहाल जो डिबेट आप जो कर रहे हैं, ठीक है, वो डिबेट हम जी किसी जी। और दिन करेंगे इंशाल्लाह, जब हमारा कोर्स कुछ हद तक बढ़ेगा, जी ठीक है। सर बिल्कुल। जब कुछ हद तक जी बढ़ेगा जी। तो आपको चीज़ें क्लियर होती